साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आप सभी का फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो रहा है, काफी बच्चों का हो चुका है और काफी बच्चों का होने वाला है। प्यारे साथियों, आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल में गाइडेंस के लिए, यानी कि आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी चीजों का आपका एग्जामिनर वाइवा ले सकता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अक्सर बच्चों के प्रश्न रहते हैं कि सर कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल भी प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जामिनर, इसके लिए घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि सर बेटा बच्चों देखिए, होता क्या है ना कि एग्जामिनर कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस लिख करके पेपर में आता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ 20 क्वेश्चंस पेपर में वो लिख लाएगा और फिर उसके बाद बच्चों को बुलाता जाता है 5-5 के क्रम में, और फिर उसके बाद बारी बारी से बच्चों से 5-5 क्वेश्चंस पूछता रहता है। मिनिमम 5 क्वेश्चंस पूछता है एक बच्चे से। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो ग्रुप में खड़ा कर देता है और कहता है कि बताइए, 5 बच्चों में से 5 क्वेश्चन ग्रुप में जो बता देगा सबको एक अच्छा नंबर दे दिया जाएगा। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग रूल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको वाइवा के लिए घबराना नहीं है। वाइवा में नॉर्मल क्वेश्चन ही होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस ही आपके तैयार कहां से करें, आपने जो साल भर थ्योरी पढ़ी है, जैसे हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, कहीं भी आपका कैपिटल जी की वैल्यू पूछ लेगा, कहीं कहीं पर आपसे कुछ भी चीज, जैसे आपका प्रतिरोध का मात्रक पूछ लेगा, प्रतिरोधकता का सूत्र पूछ लेगा, प्रतिरोधकता होती क्या है इसका विमा पूछ लेगा। कई कई जगह पर कई कई सारी आपसे एग्जामिनर चीजें पूछ सकता है। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि यही दिलाएगा आपको बढ़िया वाइवा में नंबर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे फिजिक्स में हमारे प्रैक्टिकल के हैं, जिनसे आपके वाइवा किस किस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन बना सकता है। चलिए देखते हैं एक नजर। तो प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे ऊपर आता है वर्नियर कैलिपर्स के उपयोग से दिए गए नियमित पिंड के व्यास को मापने के लिए हमें कहा जाएगा। वर्नियर कैलिपर से जब हमें देखने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हमें वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, यानी कि अल्पतमांक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। और वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना होता है, ये सभी आपको जानना होगा। जैसे साधारण पैमाना होता है तो उसका अल्पतमांक होता है 1 मिलीमीटर, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होगा 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गेज का अल्पतमांक मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर होता है। तो प्यारे साथियों, ये सभी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें किसी दिए गए तार के व्यास को मापने के लिए स्क्रू गेज का उपयोग, तो स्क्रू गेज का उपयोग कर सकते हैं। आपको मापना तो आप सीख जाओगे, वाइवा में आप लोग आपको निकालना आना चाहिए किसी भी दिए गए पदार्थ का अल्पतमांक। ठीक है, तो अल्पतमांक का सूत्र बहुत ही अच्छे से याद करके जाइएगा। सदिशों के समांतर चतुर्भुज का उपयोग करके दिए गए शरीर के वजन का मापन करना। कोई भी दी गई बॉडी है, आपको उसके वजन का मापन करना है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का नियम लगता है और समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम मेथड की सहायता से आप निकाल सकते हैं। कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया था। अब उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है एक साधारण पेंडुलम प्लॉट LT, यानी कि आपको साधारण पेंडुलम की सहायता से आपको आवर्तकाल या फिर स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी जाती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाला जाता है। किसी भी स्थान पर एक गोलक दे दिया जाएगा और उसकी सहायता से फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी का प्रयोग करके आपको स्मॉल जी का वैल्यू ज्ञात करी जाएगी। तो प्यारे साथियों, कई कई जगह पर बच्चे स्मॉल जी की वैल्यू 10.2 10.5 निकाल देते हैं, जो कि गलत मानी जाएगी। आपकी स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट कर सकती है। आप 9.9 10 भी ले सकते हैं, बट अगर आप बहुत ज्यादा 11-12 निकाल रहे हैं तो वो गलत मानी जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे प्रभावी लंबाई ज्ञात करने को कहा है, तो यहाँ पर आप प्रभावी लंबाई भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले का उपयोग करके। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आवर्तकाल होता क्या है, मात्रक क्या है, आवृत्ति का मात्रक क्या है, ये सारी चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए। आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाकर दिए गए प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का निर्धारण करना। तो यहां पर न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, n-1 इंटू ए। ठीक, याद होना चाहिए। डेल्टा एम इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र याद होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको वहां पर काम देंगी वाइवा में आपके। आगे हम बात करें चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। किसी कांच के गुटके का अपवर्तनांक आपको पता है 1.5 होता है। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि कांच के गुटके का अपवर्तनांक कितना होता है और किस फॉर्मूले से निकाला गया, ये सारी चीजें। ठीक है, उत्तल लेंस और समतल दर्पण की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करें।
इसमें जब आप बात करते हो तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, ये सबका परिभाषा याद होनी चाहिए। और साथ ही साथ समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, लेंस के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। लेंस की शक्ति का जो फॉर्मूला है वो भी याद होना चाहिए। तो ये सारे जो लेंस के सूत्र हैं वो आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें, शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, आप सभी जानते हैं ना। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए। अब आप बात करें तो u और v के बीच 1/u और 1/v के बीच ग्राफ बनाकर उत्तल लेंस की फोकल लंबाई ज्ञात करना। उत्तल लेंस की आपको फोकल लंबाई यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u अगर लेंस है तो उसके लिए, और अगर यहाँ पे समतल दर्पण है या फिर कोई भी दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो दर्पण का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल से। मैग्निफिकेशन आवर्धन का भी फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। विभव मापी की सहायता से दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आपको पता होना चाहिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आंतरिक प्रतिरोध का। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि विभव मापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विभव प्रवणता के बारे में पता होना चाहिए, विभव प्रवणता के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी दूरी के सापेक्ष विभव के होने की पतन, विभव पतन होना, पतन होता है, यानी जैसे जैसे आप दूरी बढ़ते जाते हो तो विभव घटता जाता है, इसी को हम कहते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। मात्रक पता होना चाहिए विभव प्रवणता का, और ऋणात्मक विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ये सब कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। मीटर ब्रिज की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, तो जब आप प्रतिरोध निकालते हो तो प्रतिरोध का मात्रक, यहाँ पे जब आपने प्रतिरोध निकाला तो आपको प्रतिरोध का मात्रक पता होना चाहिए। साथ ही साथ पता होना चाहिए कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध की विमा, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ प्रतिरोध से आप निकल के आता है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता रो का वैल्यू भी, रो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, रो का सूत्र क्या है, रो का फॉर्मूला क्या है, ये भी आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो बेसिक चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रतिरोध बॉक्स और वोल्ट मीटर की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध का पता लगाना सेम है, इसमें भी आपका वही चीज है, इसमें ओम का नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सोनोमीटर की सहायता से स्थिर तनाव के अंतर्गत गिरे तार की आवृत्ति और लंबाई के बीच संबंध का अध्ययन करना, ये भी आपको अच्छे से फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, जिसमें आपको तार की आवृत्ति, आवृत्ति का सूत्र आपको याद होना चाहिए। यूवी विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, चूंकि ये दर्पण है तो दर्पण के फॉर्मूला कितना होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए। आगे देखते हैं, संभावित अंतर बनाम वर्तमान ओम का नियम के लिए ग्राफ बनाकर तार के प्रतिरोध का निर्धारण करना, तो तार का प्रतिरोध निकालना भी आपको आना चाहिए। पीएन जंक्शन डायोड का अध्ययन, पीएन जंक्शन डायोड, जैसे कि आपका पीएन जंक्शन होता क्या है, विभव प्राचीर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में जो क्षेत्र बनता है वो क्षेत्र क्या है, संधि के आसपास जो क्षेत्र बनता है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको जेनर डायोड के बारे में भी चीजें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि इसमें जेनर वोल्टता के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेजर का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक चीजें आपको सारी जानकारियां होनी चाहिए जब भी आप परीक्षा देने जाइए। बाकी और इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। स्क्रू गेज की सहायता से बॉब का व्यास ज्ञात कीजिए, आपको व्यास का फॉर्मूला तो नहीं है पूछेगा, बट आपको स्क्रू गेज का अल्पतमांक पता होना चाहिए। ठीक है, किसी दिए गए आयताकार गुटके का घनत्व ज्ञात करना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। किसी द्रव्य का अपवर्तनांक अवतल दर्पण की सहायता से ज्ञात करना, जब आप अपवर्तनांक निकालते हैं किसी भी द्रव का तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव का अपवर्तनांक यानी जो जल है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो जो नॉर्मल जल है इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वगैरह पता होनी चाहिए। इसकी फोकस दूरी, जो हमारा समतल दर्पण है उसकी कितनी होती है, इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मीटर ब्रिज का उपयोग करते हुए प्रतिरोध के संयोजन के नियमों को सत्यापन करें। मीटर ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है, आप जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन का लगता है, P/Q इज इक्वल टू R/S, ये भी आपको याद होना चाहिए। व्हीटस्टोन की सेतु की सहायता से हम किसी भी दिए गए
प्रतिरोध, जिसका हमें प्रतिरोध का मान नहीं पता है, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यानी मुझे प्रतिरोध का मान नहीं पता, एक तार दे दिया गया है, उसका प्रतिरोध हमें निकालने को कहा जाए तो हम मीटर सेतु की सहायता से बड़े ही आसानी से निर्धारण कर सकते हैं। तो ये रहे आपके कुछ बेसिक प्रैक्टिकल्स प्यारे साथियों। सबसे जरूरी बात, प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंट रहना है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट से जाइए। जो भी आपको आता है सोच समझ के, जो आपने साल भर चीजें पढ़ी हैं, जो आप अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए मेहनत कर रहे हो, उसी तैयारी को दृढ़ करिए। ये बस एक स्टेप है, इस स्टेप में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा चीजें करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। कुछ बस प्रैक्टिकल की आपको पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिकल देख करके जाना है कैसे होता है कैसे नहीं। बस वाइवा के लिए समथिंग स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस कॉन्फिडेंट रहिए, जो आपने साल भर पढ़ा है उसी पर बिल्कुल फोकस्ड रहिए। क्वेश्चंस उसी में से एग्जामिनर पूछता है, बेसिक चीजें ही पूछता है, वन लाइनर क्वेश्चन ही होते हैं। तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, यही है सफलता की। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप में से हर एक बच्चा इस बार फिजिक्स में 30 में से 30 नंबर प्रैक्टिकल में लाने वाला है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड रेडी फॉर द फिजिक्स वाइवा। जय हिंद।